जो रीड क्रैकर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक, ये बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको कल भी बताया था, ये 3 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यौगिक समझने से पहले हमें कुछ रासायनिक बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड हम जानते हैं जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, सहसंयोजक बंध भी हम जानते हैं और कुछ हद तक उप सहसंयोजक बंध भी हम इसके बारे में भी हम जानते हैं। हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि आयनिक जो बॉन्ड है वो धनायन और ऋणायन के बीच में आता है, धनायन और ऋणायन के बीच में लगता है, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मध्य जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसे हम कहते हैं आयनिक बंध, जिसे विद्युत रासायनिक बंध भी हम कहते हैं। मैंने आपको देखो इसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के मध्य जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कोई एक धागा नहीं है या रस्सी नहीं है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, जिससे ये एक दूसरे के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन यानी कि मेटल बोले तो धातु व अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है जिससे आयन बनते हैं, और आयनों के मध्य जो लगने वाला बल है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसका जो संयोजी कोष है, यानी संयोजी कोष की बात करें तो वाह्यतम कोष है, उस वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 7 होती है, और सोडियम का जो संयोजी कोष है उसके वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 होती है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, इनर्ट गैसों का विन्यास यानी अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर लेगा, क्लोरीन। अब जैसे ही ये त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी, तो ये बन जाएगा धनायन और ये हो जाएगा ऋणायन। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। इसके बाद में अपन बात करें कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा क्यों और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों किया, तो इसका सीधा सा रीजन है बेटा, सभी जो तत्व होते हैं वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनको अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त होना चाहिए। और अक्रिय गैस का विन्यास ये कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर और ग्रहण कर। इसी प्रकार से हम अब आगे आते हैं सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। वैसे अपना सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में फोकस इस पे रहेगा, लेकिन इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम बात करें सहसंयोजक यौगिकों की, तो सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंधों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जैसे इसके वाह्यतम कोष में और इसके वाह्यतम कोष में इनकी विद्युत ऋणताएं जैसे लगभग समान हो, विद्युत ऋणता से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता समान हो, तो वो क्या करते हैं, लगभग समान हो तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके पार्टनरशिप करके जिस बंध का निर्माण करते हैं उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। जैसे मैं बात करूं Cl2, Cl के संयोजी कोष में वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो हैलोजन जो परिवार होते हैं उसकी जो गैसें होती है वो द्विपरमाणुक होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अपन जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो संयोजी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो हैलोजन जो तत्व होते हैं उन सभी के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, इसीलिए इन्हें द्विपरमाणुक गैसें भी कहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर एकल बंध का निर्माण होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर द्विबंध का निर्माण होता है, और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर त्रिबंध का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझे की आवश्यकता होगी, और साझे के इलेक्ट्रॉनों पे दोनों का समान रूप से अधिकार होगा।
भाई पार्टनरशिप करते हैं, 50-50% शेयर लगाते हैं, तो उन 50% शेयरों पे उन दोनों का क्या रहता है, अधिकार रहता है। और इसी प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, O2 का। यहाँ पे हुआ क्या, प्रत्येक परमाणु ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसीलिए द्विबंध का निर्माण हो गया। ऐसे अपन बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें स्थायी होने के लिए कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और त्रिबंध का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से जब प्रत्येक परमाणु, जब किसी तत्व का परमाणु अन्य तत्व के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो त्रिबंध का निर्माण होता है। ये तो नॉर्मल सी बात होगी सहसंयोजक बंध की। अब बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध की। तो उपसहसंयोजक बंध में थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को लुईस थ्योरी का, लुईस सिद्धांत का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लुईस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या कहा था। लुईस ने कहा था कि जो एलपी दान करता है, जो एलपी दान करता है वो कहलाता है लुईस क्षार, और जो ग्रहण करता है वो कहलाता है लुईस अम्ल। तो उसी प्रकार से एलपी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ देखो होता क्या है कि जैसे मेरे पास NH3 है, तो यहाँ पर LP है N के पास में, और BF3 है, ये अष्टक अपूर्ण यौगिक है। अष्टक अपूर्ण कैसे, उसको थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ कि नाइट्रोजन जो होता है उसके बाह्यतम कोश में होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन जो कि 1 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, वो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके हीलियम इनर्ट गैस। वैसे हीलियम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँ तो मैं आपको, हीलियम जो अपने वायुमंडल में, अपने पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम है। इसे सूर्य से, इसका जो खोज है, इसकी जो खोज है वो सूर्य से हुई है। इसीलिए इसका लैटिन शब्द हीलियोस, जिसका अर्थ है सूर्य देवता, से लिया गया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हीलियम। तो ये यहाँ पर 3 बंध बन गए और इसके पास स्वयं का एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गया। इसके बाह्यतम कोश में देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनर्ट गैस विन्यास इसको प्राप्त हो गया। लेकिन अगर अपन BF3 की बात करें तो BF3 में हैलोजन बोले तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के बाह्यतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और साझा करने के बाद जो हमें बोरॉन का जो विन्यास प्राप्त हो रहा है, इस बोरॉन का विन्यास, इसमें अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने LP इसको देगा। और ध्यान रखना LP देने से ये नहीं है कि इसने पूरे ही अपने इलेक्ट्रॉन जो दिए इस पर अधिकार छोड़ दिया, नहीं, अधिकार इसका भी है। और जो दे रहा है उसको कहेंगे दाता परमाणु, जो ग्रहण कर रहा है उसको कहेंगे हम ग्राही परमाणु। यानी कि जो दान है वो तो कहलाएगा लुईस क्षार, लुईस क्षार, और ये लुईस अम्ल। यानी जो देने वाला है उसको दाता परमाणु, दाता, और जो ले रहा है उसको ग्राही। इस प्रकार बनने वाले बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। और इसी उपसहसंयोजक, जिन यौगिकों में ये बंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो हमने अभी कुछ बंधों के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया कि उपसहसंयोजक बंध, जिन यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लवण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको सामने लिखा है कि लवण मुख्यतः 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक तो सरल लवण है और एक योगात्मक लवण है। सरल लवण, सरल लवण में आते हैं अपने, जिसमें एक ही धनायन होता है और एक ही ऋणायन होता है। जैसे मैं बात करूं NaCl, KCl, यानी एक ही प्रकार के एक अम्ल और एक क्षार से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल लवण।
इनमें कुछ मिश्रित लवण भी आते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के लवण भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं कि सरल लवण किसे कहते हैं, सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं, कि एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बने यौगिक को हम कह सकते हैं सरल लवण। या अपन ये भी कह सकते हैं एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया से बना यौगिक, की अभिक्रिया से बना यौगिक क्या कहलाएगा आपका, सरल लवण। K2SO4 CaCl2 ये सब सरल लवण के उदाहरण हैं। और सरल लवण देखो ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जलीय प्रावस्था में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और अपने एक धनायन और एक ऋणायन का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। ये तो हो गए सरल लवण। और इन्हीं सरल लवणों के योग से क्या बनते हैं, योगात्मक लवण बनते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार तो आता है इसमें द्विक लवण, द्विक लवण, द्विक लवण। और दूसरा आता है अपना संकुल यौगिक। संकुल यौगिक बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ पर अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो दो या दो से अधिक सरल लवणों के निश्चित इसलिए भी कारण बताऊंगा, पहले परिभाषा देख लो, कि निश्चित अनुपात में संयोजन होने से बना यौगिक या लवण क्या कहलाता है, योगात्मक लवण कहलाता है। और निश्चित मैंने इसलिए लिखा है, ऐसे तो है नहीं कि जैसे अपन ने 1 लीटर जल लिया और उसमें 2 किलोग्राम नमक डाल दिया, आसानी से नहीं घुलेंगे। ऐसे है नहीं कि NaCl को घोल दिया KCl में, तो NaCl और KCl आपस में घुलकर क्रिस्टल नहीं बनाएंगे। यहाँ बनना चाहिए निश्चित परमाणु संयोग होने से बना यौगिक, वो भी किसमें, क्रिस्टल रूप में, किसमें, क्रिस्टल रूप प्राप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ही रह गया। जैसे NaCl में यानी नमक में मैं KCl मिलाऊंगा तो वो सॉल्यूशन ही रहेगा, क्रिस्टल नहीं बनेगा। और जब तक क्रिस्टल नहीं बनेगा योगात्मक यौगिक का निर्माण नहीं होगा। और हर किसी अनुपात में नहीं, एक फिक्स अनुपात होता है, उसी अनुपात में उनको घोलेंगे तभी जाके वो क्रिस्टल का रूप लेंगे और उसे हम क्या कह पाएंगे, योगात्मक लवण। और ये योगात्मक लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आता है द्विक लवण और एक होता है संकुल यौगिक। द्विक लवण और संकुल यौगिक दोनों ही योगात्मक लवण या योगात्मक यौगिक है, परंतु उसमें डिफरेंट इतना है कि द्विक लवण जिन 2 सरल लवणों से मिलकर बना होता है उनमें उपस्थित धनायन और ऋणायन का जो परीक्षण है वो इसके विलयन प्रावस्था में प्राप्त होता है, और जबकि इसमें नहीं होता है। इसमें एक नए ही आयन का क्या होगा, परीक्षण होगा या परीक्षण देगा। जैसे मैं बात करूं कि मैं KCl MgCl2 और 6H2O इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाता हूं, KCl.MgCl2.6H2O, इसका नाम है बेटा क्रायोलाइट। कॉर्नेलाइट। और इसको जब मैं जल में मिलाता हूं, यहां से देखो ये लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा और ये इसका जल है ही, और जब इनको मिलाते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्नेलाइट। और जब इस कॉर्नेलाइट को हम जल में मिलाते हैं, जल में मिलाएंगे तो यहाँ पर K+ Cl- Mg2+
H प्लस और OH माइनस सभी आयनों का क्या हमें प्राप्त होगा, सभी आयन प्राप्त होंगे और ये जो विलयन हमें प्राप्त होगा सभी आयनों का परीक्षण देगा जिससे कि ये द्विक लवण बना है। अब इसमें K प्लस भी आएगा, Cl माइनस, मैं ये नहीं कह रहा कि Cl इसमें 3 है तो 3 टाइम देगा, Cl माइनस है तो Cl माइनस का परीक्षण देगा, यानी कि इसमें जितने भी आयन हैं उन सभी का परीक्षण देगा। लेकिन संकुल यौगिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने KCN पोटेशियम साइनाइड जो आप जानते हो कितना जहरीला होता है, एक तरह से पॉइजन ही है, इसको छूना या चखना नहीं चाहिए, और इसकी रिएक्शन करवा देते अपन फेरस साइनाइड से, और ये 4 टाइम करेगा तब जाके इसका यौगिक बनेगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अब देखो यहाँ पर हमें जो यौगिक प्राप्त हुआ है वो भी एक तरीके से योगात्मक यौगिक है, लेकिन जब हम इसे जल में डालते हैं, यह जो क्रिस्टल है इसको अपन जल में डालते हैं, तो जिन आयनों से ये बना है उन आयनों का परीक्षण नहीं देगा। जैसे मैं इसको जल में घोलूंगा तो Fe2 प्लस मेरे को प्राप्त होगा, Cn माइनस मुझे प्राप्त होगा, K प्लस मुझे प्राप्त होगा, Cn माइनस प्राप्त होगा, लेकिन जब मैं इसको जल में डालूंगा तो यहां से मुझे केवल K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस इस ऋणायन का परीक्षण मुझे देगा, लेकिन क्या यहाँ पर Fe2 प्लस का परीक्षण देगा? नहीं। Cn माइनस का परीक्षण देगा? नहीं देगा। तो एक छोटा सा डिफरेंट है इसमें कि यहाँ पर एक नए ही आयन का क्या होगा, परीक्षण देगा, और उन आयनों का परीक्षण नहीं देगा, उन सभी आयनों का, कुछ का देगा, उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा जिनसे इसका क्या हुआ है, निर्माण। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल और समझना चाहो तो और एग्जाम्पल है अपने पास, फिटकरी है, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपन पूरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे फिटकरी है K2SO4 प्लस Al2SO4, सिंपल सॉल्ट है, साधारण लवण है बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, तो इससे मिलकर बनता है फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं। फिटकरी या पोटाश एलम, इसको भी जब जल में डालेंगे तो बताओ बेटा कौन कौन से, होमवर्क के लिए है, आप खुद सोचो किस किस का परीक्षण देगा, या आपको सोचना है, देखो किस किस का परीक्षण, कौन कौन सा तो धनायन है और कौन कौन सा ऋणायन है, ये आपको करना है।